हेलो दोस्तों, मैं हूं कृति हरण और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन से बहुत लोगों के मुझे मैसेज आते थे कि सर कुछ लाइफ के बारे में मुझे बताइए। तो जी हाँ, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में हर दिन, हर रात, हर समय बस टेंशन में ही रहते हैं कि क्या ऐसा क्या करें कि हम जीवन अच्छा जी सकें। मानो कि कोई अपनी लाइफ से परेशान है, कोई अपने इंश्योरेंस लेने से परेशान है कि हम कौन सा इंश्योरेंस लें, या फिर अपनी इनकम से कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो उन सभी लोगों के लिए आज का मेरा वीडियो स्पेशल उनके लिए। बस ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, आसान है, बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, जिसे समझ के आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। तो आप टेंशन छोड़िए और मैं कहता हूँ बस ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप कितनी बचत कर रहे हैं, और जीवन जीने के लिए आपको 3 तबके यानी कि 3 स्टेप है। मैं आपको आज तीनों स्टेप समझाऊंगा कि कैसे और कहाँ किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आप बूढ़े हो गए या अगर आपको कुछ हो गए, एक्सीडेंट्स वगैरह, या आपकी डेथ हो गई, ना करे भगवान, मैं नहीं कहता कि आपको कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अगर घर है और घर की लोन ली है तो उसका क्या होगा। सिंपल, मैं आपको आज वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये 3 अपने प्लान कर लो। 3 स्टेप मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहला, आपकी जो इनकम है उसमें से 50% यानी कि 50% आप अपने घर खर्च के लिए लगाइए। मानो कि कुछ भी हो, आपके घर खर्च में भी आप समझ जाते हैं कि घर खर्च में दूध वगैरह, करियाना वगैरह कुछ भी आ जाता है। दूसरा, 30%, कितना हो, 50 हो गए, 30% ये 30% आप अपने गोल पूरे करें। यानी कि आप सोच रहे कि मैं कुछ ये करूँ, मैं कुछ वो करूँ, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो 30% उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब बाकी रहे 20% इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि जहाँ से आपको ज़रूरत ना हो। मानो कि आपकी इनकम 20,000, 30,000, 10,000 कुछ भी हो, बराबर, तो उनमें से 20% आप यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ एडवाइस देता रहूँगा आपको। अब वो तो 3 स्टेप हो गए। दूसरे 3 स्टेप में आपको ये समझाने वाला हूँ। एक, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी कि आपकी कोई भी, मानो कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अगर आपको कुछ हो गया, और मॉर्गेज इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। टर्म इंश्योरेंस यानी कि आपका पूरा परिवार आप पे निर्भर है, आप कमा रहे हैं और आपकी कमाई से ही आपका पूरा घर चल रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए बेस्ट है टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तो आपने समझ लिया कि आपकी पूरा परिवार आप पर निर्भर है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आता है। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको या आपके परिवार को किसी को कुछ हो गया और बड़ा खर्चा आया हॉस्पिटल का, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख वगैरह कुछ भी हो सकता है यार, इस समय में कुछ नहीं कह सकता। अगर ब्रेन का कुछ हुआ तो उनसे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जिसमें आप बड़े से बड़े खर्च में से भी बच सकते हैं। अगर मानो आप गरीब हो और आपके पास पैसे ही ना हो, और आपके रिलेटिव हेल्प कर कितनी हेल्प कर सकते हैं, उसके भी परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है आपको हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या रहेगा कि आपको बेनिफिट रहेगा और ये कंपनी चुकाएगी। किस तरीके से ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस यानी क्या है, मानो कि आपको कुछ हो गया और आप बेड हो गए, और आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी जावक है, यानी कि कोई कर्जा है आप पे, तो वो आप कैसे चुकाएंगे अगर आपको कुछ हो गया। तो उसके लिए ये इंश्योरेंस बेस्ट में बेस्ट है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कुछ हो गया, बेड हो गए, या आप कमा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये उनके लिए अच्छा है। अब लास्ट में आता है होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, बराबर। मॉर्गेज को होम इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। आप मानो कि आपने बड़ी बैंक के लोन ली है और बैंक का ईएमआई सब बढ़ के बहुत ज़्यादा आता है, और आपको कुछ हो गया, तो ये आपके परिवार कैसे ये सब भुगतेंगे, भरेंगे। तो उसके लिए भी एक मॉर्गेज इंश्योरेंस है। क्या होगा कि आपने लोन ली होगी, अभी तो लोन तो छोटी
तो ले नहीं सकते, लोन भी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर 25-30 साल की होगी तो जितने आपने लोन लिए उनसे तो दुगना आपका हो गया, सब कुछ हो जाएगा, ईएमआई सब मिला के। तो उनसे अच्छा है मॉर्गेज इंश्योरेंस आप वो ले ले, अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो। नहीं तो सब सोच विचार करके कुछ भी लीजिए। अब उनके बाद आता है आपको से चलो अपनी प्रोटेक्शन की तो बात हो गई, और उसमें से कुछ पैसे ऐसे बचा के रखिए जो आपको इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़ती हो। मान के 1,00,000-2,00,000 अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो वो सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को पूछ के कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को पूछ के नहीं आती दोस्तों, वो कभी भी आ सकती है यार, इस दरवाजे से या उस दरवाजे से कभी भी टपक सकती है। तो उसके लिए आप अपनी फैमिली या उनके प्रोटेक्शन के लिए 50,000 से लेके 1,00,000 तक अलग रख दीजिए। उनके बाद जो बचता है उनसे ये कीजिए। चलो वो तो बात हो गई। अब हम आप बात करते हैं सेविंग की। सेविंग यानी बचत। अब बचत किस तरह से कैसे करनी चाहिए, तो बचत के लिए मैं आपको दो तीन प्लान समझाऊंगा। एक तो होता है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग यानी कैसे, जैसे कि आपकी कोई बेटी है तो उसके लिए सुकन्या योजना इज द बेस्ट। वो बेस्ट रहेंगी क्योंकि उसमें कोई भी जात का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई भी प्रकार की, बराबर। उसके बाद आती है पीपीएफ। पीपीएफ भी बेस्ट है, कोई भी कर सकता है, बराबर। पीपीएफ में भी आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, और ये सब टैक्स सेविंग है, इनकम टैक्स में भी भरना नहीं पड़ता, इसमें कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। और उसके बाद है रिटायरमेंट प्लान। आप दोस्तों आप काम कर कर के कितने साल तक कर सकेंगे, 40-50 साल तक। उसके बाद आपका क्या होगा, मान के बूढ़े होंगे और मानो कि आपके बच्चे भी बहुत कम कमा रहे हैं, तो उसका पूरा करेंगे, अपने बीवी बच्चों का करेंगे, भाड़ा भरेंगे या आपका करेंगे, तो उसके लिए भी टेंशन है, क्योंकि आप उस पर बोझ बन जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे पे ध्यान नहीं देता। नहीं यार, ऐसा नहीं होता यार। आपका बेटा आपको चाहता होगा, लेकिन उसकी बीवी भी चाहती होगी कि मैं मेरे सास ससुर की सेवा करूं, लेकिन ऐसा होता है कि अभी का समय ऐसा है कि लोग कभी कुछ सोच नहीं सकते यार। वो कमा कमा के कितना कमाएगा, जितनी इनकम है उनसे ज़्यादा तो अभी जावक हो जाएगी, खर्चे हो जाएंगे। यानी जैसे कि उसके भी खर्चे होते हैं, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, करियाना वगैरह घर खर्च होते हैं, वैसे बहुत सारे खर्च होता है। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर आपको अपने बेटे या उस किसी पर बोझ नहीं बनना है तो अभी से चालू कर दीजिए, इस जो मैंने सब कुछ समझाया। उसके बाद अगर आपको कुछ भी अगर डर लग रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, मुझे एक ऐसा प्लान बताइए जिसमें कोई भी जात का रिस्क ना हो, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा करना चाहिए कि जिसमें कुछ भी रिस्क ना हो, कुछ भी तरीका का, फुल एंड फुल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट में। तो आप एफडी कर लीजिए। एफडी में ब्याज बहुत कम मिलेंगे, जैसे कि पीपीएफ और सुकन्या योजना एसएसवाई, उसमें ब्याज दर इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। पीपीएफ एफडी में बहुत कम होता है, यानी कि 1 या 2% का फ़र्क रहेगा। लेकिन अगर आपको एफडी करना है तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। मानो कि 6-7 साल में या 8 साल में 10 साल में मैंने तो देखा कि मार्केट कभी कभी गिरती है, कभी उठती है, फिर गिरती है, कभी उठती है। जब आपकी मार्केट गिरती है ना, तो आपके पैसे कम हो जाते हैं। अब उसी दौरान थोड़े टाइम के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाती है, तो जो आपके पैसे कम हुए हैं वो लेवल में आ जाएंगे, और उनके बाद आपकी इनकम भी बढ़ जाएंगी। लेकिन बैंक के हिसाब से करेंगे तो आपको उसके लिए बेनिफिट ही रहेगा। बैंक के जो परसेंटेज होते हैं उनसे फ़ायदा रहता है, लेकिन रिस्क भी है। तो आप सोच लीजिए आपको रिस्क वाला करना है या बिना रिस्क वाला करना है। और उनके बाद एनपीएस, ईपीएस, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एसडब्ल्यूपी यानी कि मान के आपके पास 1 या 2 करोड़ हैं, आप बूढ़े हो गए और आपको उसमें से हर महीने 50,000 की रिक्वायरमेंट रहती है कि हर महीने मुझे 50,000 चाहिए और चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि उसमें से जो ब्याज आता है उसका 50,000 रुपया आपको कैश मिल सके। बाकी के आपके इनकम में से बढ़ते रहे आपकी जो एफडी या जो पड़े हैं उनमें से। और ज़्यादा सोचना भी बहुत बुरी बात है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इतना ज़्यादा सोते कि पूरे दिन सोते ही रहते हैं। अब कोई सोते हैं कि ये तो मुझे करना ही है, इसके बाद बेटे की शादी का क्या करूँ, बेटे की एजुकेशन का क्या करूँ, घूमने फिरने का क्या करूँ। तो ऐसे सोते सोते आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। दोस्तों ऐसा ज़्यादा मत सोचिए। बस बहुत ही आसान है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, एक एफडी कर दीजिए, थोड़े से साइड में रख दीजिए, पीपीएफ कर दीजिए,
सुकन्या योजना कर दीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 500 या 1000, 500 या 1000 से ही स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा कुछ ना करिए। और म्यूचुअल फंड अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे तो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मेरी राय दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। सेविंग से भी बेस्ट। सेविंग में अभी एफडी की बात करें तो एफडी में अभी 6.5% के आसपास कुछ रिटर्न अभी मिल रहा है एवरी ईयर का। तो उससे कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड का आई थिंक अभी तक की जो हिसाब करें तो 10 या 20%, 12%, 50% उनके आसपास अभी तक के सभी कस्टमर को रिटर्न दिया है। अभी मान लीजिए मार्केट कम नीचे गिर गई तो उसमें दोस्त उसका नहीं है दोस्तों, लेकिन उनसे पहले मार्केट जब ऊपर उठी होगी तब आपको रिटर्न भी अच्छे दिए होंगे। चलो आज तो हमने सभी बात कर ली, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, सेविंग किस तरह से कैसे करिए, प्रोटेक्शन और अपना और अपनी फैमिली का किस तरीके से करिए, और इंश्योरेंस भी मैंने आपको समझाया। तो इनसे अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, कभी भी कहीं पे भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ केपी हरण, हमेशा आपका अपना दोस्त, भाई, जो भी समझे। अगर आप हर बात के लिए इतने सोच रहे हैं तो इसके लिए क्यों नहीं, ये तो आप लाइफ है, जीवन है, तो ज़्यादा मत सोचिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मिस्टर केपी हरण के साथ। हमेशा आपका अपना केपी हरण। चलो बाय, मिलते हैं दोस्तों।